वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक और प्रैक्टिस सेट जो कि रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। और गाइज, इससे पहले मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ और ये प्रैक्टिस सेट हमारे जो थे वो जब मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था तो उसी वक्त मैंने करवाए थे। तो उससे आगे हम इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट और ऐड कर रहे हैं जो आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो इसमें जो है रागा का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है और इसको आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। और जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप जब देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो है जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है उसमें 100 क्वेश्चन थे, एक्स वाई बोथ का था। तो इसमें 71 से जो रागा का सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से मैं करा रहा हूँ। 30 क्वेश्चन आगे हम अटैम्प्ट करेंगे और उनमें से आपका स्कोर जो भी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप इसे एक प्रैक्टिस सेट की तरह अटेंड कर सकते हैं और अपना स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज, आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा का पूरा जो है एक्स वाई ग्रुप की जो ये बुक है स्ट्राइकर यानी कि एसएसआर पब्लिकेशन की, इसी में से लिया गया है। और अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हैं, इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है वो है 25 और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगवा सकते हैं। और इसका रिव्यू भी हमने किया था तो वो कंप्लीट आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए भी अलग से भी अवेलेबल है और एक्स वाई बोथ के लिए भी अवेलेबल है। और आज कंप्लीट यही प्रैक्टिस सेट हम इसी का करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें कैसा क्या कंटेंट दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो सबसे पहला दिया गया है इसमें से आपको दिया गया है, देखिए आप हिंदी में क्वेश्चंस हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बस आप वो फॉलो करते रहिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मिसिंग का साइन लगा हुआ है इसी जगह पे आपको बताना है कि एक सीरीज बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए 4 है आपके पास में, 5 है, फिर उसके बाद 7 है और फिर ब्लैंक दिया गया है और फिर 19। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो नंबर है वो आएगा। आप सोच सकते हैं आराम से और इसको सोल्व करने की कोशिश करना। मैं बताता हूँ ये कैसे चल रहा है। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है 4 से 5 में अगर देखूँ तो मैं यहाँ पे +1 होता हुआ मुझे दिख रहा है। 5 से अगर मैं 7 में देखूँ तो यहाँ पे +2 हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो, आप सिर्फ डिफरेंस चेक कर लीजिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 7 से 19 में आपने देखा कि ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो एक दिमाग में मेरे आइडिया ये आया कि ये 1 से 2 हुआ, मतलब 1 से जस्ट डबल हुआ। अगर मैं इसको डबल करूँ, 2 से इसको डबल करूँ तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस 4 होना चाहिए। मतलब 7 + 4 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 11 होना चाहिए। एक बार के लिए मैंने सोचा, अब मैंने देखा कि 4 से अगर मैं डबल करूँ तो ये 8 होता है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में ये 8 का आना चाहिए। तो 11 + 8 19, ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब इसका जो सही आंसर है वो 8 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बोला गया है कि EAT, इसका जो कोड दिया गया है वो दिया गया है 318 और उसके बाद में देखिए CHAIR, इसको जो कोड किया गया है वो दिया कि 24156। अब आपको पूछा है कि टीचर का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम यही चीज़ आपको, ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एनालॉजी कुछ भी सोचने लग जाते हैं और वो लगाते हैं कि देखो E को 3 लिखा गया है, मतलब देखिए ये E 5 पे आता है, इसको -2 करके लिखा गया है। A जो है 1 पे आता है, A को 1 लिखा गया है, T आता है 20 पे, इसको 8। तो वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। आपको कुछ नहीं सोचना। अगर आपको ऐसा पॉसिबल हो कि ये जो सारे वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं टीचर के, ये सभी इसमें मिल जाएं, देखिए EAT CHAIR, तो यहाँ पे बस सीधा आपको यही लिखना है। T है यहाँ पे देखिए, तो T 8 पे दिख रहा है तो सिर्फ 8 लिखना है। अब देखिए E है आपके पास में, तो E का कोड 3 है, 83। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 82 है तो इसको हटाते जाइए। उसके बाद देखिए A का कोड क्या है 1, तो 831। उसके बाद देखिए 831 सभी में है और सभी में है। आगे के जो ऑप्शन है उसमें देखिए C, अब C का कोड दिया गया है 2, 8312। अब देखिए 8312 8312 इन दोनों में है, 8313 हो गया, ये भी हट गया। उसके बाद देखिए H का कोड देखिए यहाँ पे, H का कोड कहाँ पे है, 4 है, 4, तो 83124। अब देखिए 4 इसमें आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ये भी हट गया। तो यही आंसर हो गया, पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर भी आपने आई होप आसानी से निकाल लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के 2 क्वेश्चन आप देखेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 73 और 74, इसके लिए डायरेक्शन भी आपको दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश है, इसके सिमिलर ही कोई ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो देखिए ईटानगर क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है आपको। अब देखिए इम्फाल त्रिपुरा, तो क्या इम्फाल त्रिपुरा की राजधानी है? तो अगर होती तो आंसर सही होता, लेकिन ये नहीं है तो गलत है। कटक, क्या उड़ीसा और कटक, क्या इनमें कोई ऐसा संबंध है जो स्टेट में और उसकी कैपिटल में हो? तो इसमें भी कोई संबंध नहीं है। कानपुर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए कोहिमा नागालैंड, तो ये बिल्कुल सही है, नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है।
इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना ऑर्डर का भी, पहले अगर आपको जो है कैपिटल दिया गया है तो पहले कैपिटल आना चाहिए, यानी कि जैसे कोहिमा यहाँ पे आ गया है, अगर यहाँ पे नागालैंड होता तो हम इसको नहीं लिख सकते, अब यहाँ पे आगे जो है नागालैंड लिखा है तो ये सही हो जाएगा आपके पास में, इसका जो आंसर है डी ऑप्शन है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया है फूल गुच्छा, यानी कि आपके पास में बुके दिया गया है, फूल गुच्छे को आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फूल यानी कि फ्लावर, ठीक है। तो बुके आप सभी को पता है कि बहुत सारे फूल होते हैं उसमें, और एक फूल मतलब एक सिंगल फूल है। देखिए जेल और चोर, क्या इसका संबंध ऐसा ही है जो फूल गुच्छे और फूल का है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जेल है आपके पास में, तो जेल का संबंध जो है चोर, मतलब ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि जेल और चोर में ऐसा कोई संबंध हो। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में जो है हार और धागा, मतलब क्या वैसा संबंध हार और धागा में है? तो यहाँ पे देखेंगे आप कि हार और धागा, इसमें भी ऐसा कोई संबंध नहीं है, मतलब धागे में पिरो के हम जो है हार बना सकते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया गया। मतलब ये कहना है कि एक बंच आपके पास में है और उसमें से ही कोई एक पार्टिकल होना चाहिए। जैसे देखिए माला और मोती, तो क्या देखिए ये जो आपके पास में दिया गया है कि हम जब माला बनाते हैं तो उसमें मोती डालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी माला हो गई आपके पास में, तो इस माला में जो है बहुत सारे मोती डाल रहे हैं, तो उसमें एक मोती हो गया, तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। पार्टी मोमबत्ती, ये तो इसका कोई संबंध बनता ही नहीं है। सो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा हो, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखिए एक माला होती है, इसमें हम बहुत सारे मोती पिरोते हैं, तो ये मोती जो है इस माला का ही एक पार्ट है, ये आप ऐसे समझिए। अब एक फूल गुच्छा मेरे को बनाना तो नहीं आ रहा है, मैं फटाक से ऐसा कुछ बनाता हूँ, इसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, जैसे सपोज कीजिए इसमें से एक फूल निकाला, तो सेम इसका संबंध इससे के जैसा ही है। अब हार है, धागा है, ये हार मैंने बना दिया, इसमें पूरा एक धागा लगा हुआ है, एक ही धागा लगा हुआ है, बहुत सारे धागे नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। उसके अलावा देखिए पार्टी और मोमबत्ती, इसमें मोमबत्ती और पार्टी का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए था, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, अरेंज भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये बताना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा। तो देखिए काइट दिया गया है, नॉलेज दिया गया है, नो दिया गया है, नाइफ दिया गया है, तो यहाँ पे मीनिंग देखना है कि तो सब में सेम है। उसके बाद देखिए आई आ रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा इसमें एन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, तो आई जो है एन से पहले आता है, मतलब यही ऑप्शन हो गया, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है कि दो साइन को चेंज करना है, यहाँ पे पूरा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, इसमें से कोई भी दो साइन हटा दीजिए और उनको जो है रिप्लेस कर दीजिए ऑप्शन से, और उसके बाद में ये सेटिस्फाई होकर इसका जो आंसर है वो 3 आ जाना चाहिए, ऐसा कोई आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए आपको ऐसा तो कुछ भी पता लगेगा नहीं कि आपको कौन सा लेना है, तो एक एक उठा के ही आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन यहाँ पे फटाफट कर सकते हैं। कैसे? प्लस और माइनस, तो देखिए 3 माइनस की जगह पे प्लस लिखिए, प्लस और 9, उसके बाद में देखिए मल्टीप्लाई 27, और यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह पे माइनस लिखिए, और माइनस की जगह पे मैंने प्लस पहले लिख दिया है, ठीक है। 27 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 3 आना चाहिए। अब थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करना, देखिए 9 से 3 डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनेगी, और यहाँ पे से अगर इसमें से 3 घटाएंगे तो ये भी इसमें जुड़ रहा है, तो क्या 3 आंसर आएगा? बहुत बड़ा आंसर आएगा, तो ये नहीं होगा, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। अगला देखिए मल्टीप्लाई और प्लस, इसमें देखिए आपने क्या किया कि 3 और माइनस 9 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और 27 और प्लस की जगह पे आपको क्या करना, मल्टीप्लाई और इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3, 27 गुणा 3 ये 81 हो जाएगा। 81 में से आप यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, -6, तो ये -6 करने पे भी 3 आंसर नहीं आएगा, मतलब बी भी आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए सी को मैं चेक करता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो देखिए 3 माइनस है आपके पास में और 9, और मल्टीप्लाई इसकी जगह पे डिवाइड करना है 27, उसके बाद देखिए प्लस और 9 और इसकी जगह पे मल्टीप्लाई इक्वल 3। देखिए यहाँ पे 9 में 27 का डिवाइड करेंगे, 9 × 27 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में डिवाइड करने पे एक छोटी अमाउंट हो जाएगी उसमें से, तो यहाँ पे भी आंसर आपका नहीं आने वाला है पूरा का पूरा। अब बच गया कि आपके पास ऑप्शन डी, आप इसको खुद करके देखना, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप 3 ऑप्शन लगा ले तो चौथा करने की जरूरत नहीं होती है, बट ये ध्यान रखना कि आपको सही से करना आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए, मतलब उस पेयर को आपको चूज करना है जो रिलेटेड है सेम इसी प्रकार से जैसे आपके पास में शिक्षक दिया गया है, यानी कि आपके पास में हो गया टीचर और ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे आपके पास में कोच है यानी कि मेंटोर हो गया आपके लिए, और ये प्लेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इसका संबंध ऐसा है, तो अभी हम इसमें और भी ऑप्शंस देखते हैं। पहले ये पोइट है, कविता, देखिए कवि कविता लिखता है, ठीक है। पेंटर क्या करता है, पेंट करता है। डायरेक्टर क्या करता है, फिल्म बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोच जो है वही संबंध रखता है खिलाड़ी के साथ, प्लेयर के साथ में क्या करता है वो उसको सिखाता है। जैसे टीचर जो है स्टूडेंट को सिखाता है, वैसे ही कोच खिलाड़ी को सिखाता है, ठीक है। पेंटर खुद से पेंट करता है, निर्देशक जो है खुद से डायरेक्ट करता है, ठीक है, और वो किसी को सिखाता नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कवि जो है अपनी कविता खुद लिखता है, वो किसी स्टूडेंट को नहीं सिखा रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इस तरह से आपको सोचना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके पास में एक अच्छा क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है।
तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसे मत करना है कि सर ये सिलेबस में नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट, तो बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आया है, ये भी रैंकिंग की तरह ही है, ठीक है, रैंकिंग ही इसमें बताना है, ठीक है। बाएं दाएं का ये क्वेश्चन है, देखें एक पंक्ति में 7 लोग खड़े हुए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींच लेना है, 7 पॉइंट बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 मैंने बना लिया। अब आपको जो है देखिए रेंडमली ही पुट करना होगा सारा डाटा। क्या बोल रहा है कि क्यू आर के बाईं ओर लेकिन पी के दाहिने ओर खड़ा है। अब क्या कर सकते हैं, मैं तो अभी यहाँ पे एग्जैक्टली ही बनाने वाला हूँ, आप कुछ भी जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, एक रफ भी आपके लिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, देखिए उसमें समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि क्या लिखा गया है, क्यू आर के बाईं ओर लेकिन पी के दाईं ओर खड़ा है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया क्यू आर के जो है बाईं ओर, मतलब यहाँ पे आर हो गया, और पी के दाहिनी ओर, तो यहाँ पे पी मैंने मान लिया, ठीक है। ओ एन के दाहिने ओर, अब देखिए ओ जो है एन के दाहिनी ओर, तो यहाँ पे ओ और एन का हमें कोई संबंध नहीं मिल रहा है अभी, तो अगली लाइन पढ़िए, पी के बाईं ओर। अब पी के बाईं ओर कहाँ कौन खड़ा हुआ है, ओ, ठीक है, और एन के दाईं ओर, तो क्या एन को हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बचा ही नहीं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, फिर क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे बना लेता हूँ और इस साइड से खत्म कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो गया। क्या हुआ कि एन ओ के ये लाइन लिखी गई है कि जो ओ है वो एन के दाहिने ओर, ओ जो है एन के दाहिने और पी के बाईं ओर, यहाँ तक सेटिस्फाई हो गया। इस प्रकार देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एस जो है आर के दाहिने ओर, आर के दाहिने ओर कौन खड़ा है, एस, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और टी के बाईं ओर, तो टी यहाँ पे रख दीजिए, एस जो है इसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा अरेंज हुआ, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो जो सही सिचुएशन हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब पूछा है कि इसके मिडिल में कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, तो देखिए 3 3 दोनों साइड से हटा दीजिए, क्योंकि टोटल 7 है, बीच में बच गया क्यू, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये चीज़ आपको मिल सकता है, हो सकता है आपको 2 बार भी कोशिश करना पड़े, तीसरी बार भी आपसे अरेंज ना हो। प्रैक्टिस आपको जो है सारी चीज़ें सिखाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके पैटर्न से भी मेल खाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलग अलग मीनिंग दिए हैं। प्लस का जो मीनिंग है वो क्या है, डिवाइड है, और सब्सट्रैक्ट का जो मीनिंग है वो मल्टीप्लाई है, और जो डिवाइड है इसका मीनिंग है आपके पास में सब्सट्रैक्ट, और मल्टीप्लाई का जो मीनिंग है वो है ऐड करना। तो ये आप पढ़ लीजिए आराम से, मैं आपको करवाता हूँ। देखिए 8 लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, मतलब 8 डिवाइड बाई 6। उसके बाद देखिए डिवाइड, डिवाइड का जो अर्थ है वो माइनस है, तो माइनस लिखिए, फिर उसके बाद में लिखिए 4। अब देखिए माइनस का अर्थ है आपके पास में मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 7। अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो प्लस हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 आएगा। अब माइनस में देखिए यहाँ पे 28 और प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का 25 बचेगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे तो आपको यहीं पे आंसर मिलना चाहिए, पूरा तो कट नहीं रहा है, यहाँ पे नीचे 3 आ रहा है, 3 एक ही ऑप्शन में है, और इसको सोल्व करना तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 75/3, और ये हो जाएगा -71/3। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल जो है बिल्कुल सिंपल सा है कि यदि जो है रवि है वो क्या कर रहा है कि 4 किलोमीटर सीधा दक्षिण की ओर चलता है। ये मैंने रवि माना, ये साउथ डायरेक्शन आपको पता ही होगा, डायरेक्शन इस प्रकार से होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है आपके पास में, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में जाता है और ये 4 किलोमीटर जाता है। उसके बाद बोलता है कि लेफ्ट टर्न लेता है और जो है 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 3 किलोमीटर ये हो गया। अब पूछा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे इसकी डिस्टेंस क्या है, तो देखिए आप सभी को पता है कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 किलोमीटर इसका जो आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा। सिंपल सा सवाल था, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपके पास में पजल से है, इसमें जो है मिसिंग नंबर आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को पहले तो पैटर्न को समझना है। यहाँ पे दिया गया 96 64 48 32, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको समझना पड़ेगा। देखो सारा का सारा खेल यहाँ पे जो है क्या दिख रहा है मुझे कि ये 64 है, ये 96 है, ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँगी ज़्यादा तो मुझे पहाड़ी नहीं आते, जैसे सपोज कीजिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 32 का मल्टीपल है, ये भी 32 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये 32 का 2 टाइम है, ये 32 का 3 टाइम है, ठीक है। आप 16 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे वो छोटा भी ले सकते हैं। तो 16 से करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 से करेंगे तो देखिए 16 गुणा 4 हो जाएगा, और ये जो है 16 गुणा 6, इस तरह से तोड़ना है। अब ये देखिए ये इसका जस्ट मैंने आप किया, तो ये भी 16 का मल्टीपल है, 16 दूना 32 और 16 तिया 48, ठीक है, और 2 और 3। इसी प्रकार मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी राशि चाहिए, क्योंकि ये इसका 3 गुना मल्टीपल होगा। तो ये 3 गुना मल्टीपल किसका है, देखिए 8 गुणा 3, तो यहाँ पे 2 मल्टीपल होना चाहिए, 8 गुणा 2 यानी कि 16। इसका आंसर हो जाएगा 16, ये सी ऑप्शन है। देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 वाला मल्टीपल आ रहा है इसका जस्ट हाफ करने के बाद में। तो देखिए आपने यहाँ पे देखा 96 जो है 32 का 3 मल्टीपल है,
48 जो है 16 का 3 मल्टीपल है, तो ये इसका मल्टीपल 3 गुना कौन होगा, सिर्फ 8 ही होगा, तो यहाँ पे 2 गुना मल्टीपल करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल वैसे बताना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोला गया है कि दो वर्ग यानी कि स्क्वायर हैं, उनकी जो साइड है, क्योंकि साइड सभी सेम होती है तो एक एक साइड बताइए, एक है 12 है, एक है 5, एक है 12 है, एक है 5। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि इन दोनों को अगर ऐड कर दे टोटल वर्ग, जैसे आप देखिए ये एक 12 वर्ग तो नहीं लग रहा है, इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर है एक, और एक ये स्क्वायर है, ये 5 इसके साइड है, इसकी 12 है। इन दोनों को अगर मर्ज कर दे तो जो एक नया स्क्वायर बनेगा उसकी जो है साइड क्या होगी। तो देखिए इसका जो है क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये एक आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है 12, 5 और 13 का। तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे निकल के आएगा आपके पास में 169, और यहाँ इसकी जो साइड हो जाएगी वो 13 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को आप जब निकालेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 169, इसका स्क्वायर रूट करने पे 13 आ जाएगा, और ये इसकी जो है साइड हो जाएगी। इस आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे ये दिया गया है आपके पास में, डिस्काउंट दिया गया है एक तरह से, इसका क्वेश्चन है। देखिए एक आदमी है, उसने क्या किया, एक साड़ी खरीदी, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है, उसमें जो है उसको 104 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट मिला, छूट का मतलब डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट किस पे मिला है, मार्क प्राइस पे। उसके बाद में भी उसे जो है 546 रुपीज़ पे करने पड़े, तो उसका जो है आपको पूछा है उसकी जो छूट है उसका परसेंटेज कितना है। देखिए मार्क प्राइस पे छूट दी उसने 104 रुपीज़ की, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 546। अब आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, मार्क प्राइस पे जितना छूट दिया है प्लस में सेलिंग प्राइस, क्योंकि टोटल जो जिस पे छूट दिया है वो कितना होना चाहिए, 104 प्लस 546, इसको जोड़ना 650, मतलब 650 रुपये पे छूट दी है, कितने की, 104 रुपये की। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना, इसका जो है आंसर आप निकाल लेना। ठीक है, सिंपली कैसे कर लेंगे, इस 0 से 0 कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 5 65 और 13 8 104। ठीक है, तो ये हो गया 80/5 यानी कि 16। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 16 × 80 होता है, 16% आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो सवाल है आपके पास में, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, रेशियो का है। यदि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसका जो रेशियो है 25-26 है, तो प्रॉफिट आपको बताना है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने प्लेलिस्ट पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर किए हैं। यहाँ पे देखिए सीपी और एसपी, इनका रेशियो आपको दिया गया है 25:26। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, रेशियो मिल जाए बस हमें, उससे काम हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, अब इस पर देखिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है, +1, यही तो क्या है उसका प्रॉफिट है। अब हम आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हमेशा प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं या लॉस निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, और अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट देते हैं तो वो हम मार्क प्राइस पे देते हैं, ये ध्यान रखिएगा बस, और प्रॉफिट लॉस खत्म। 1 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ है, कितने रुपए पे, 25 पे, और इंटू 100 कर दीजिए, ये आपके पास में 4% इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो लाभ है वो कितना प्रतिशत है, 4% है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात, रेशियो क्या है 2:1, और उनका गुणनफल जो है 1800 है, तो उनके बड़ी संख्या क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए 2:1 है, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, इसको मैं 2x मान लेता हूँ, इसको 3x मान लेता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनका गुणनफल कर दीजिए, तो 2x और 3x यहाँ पे मैंने मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 6x²। इसका जो है मान दिया गया है 1800। अब इसको निकाल लीजिए, देखिए 6 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। एक मिनट देखिए, यहाँ पे 1 ही है, 2:1 है ना, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x²। 2 से इसे काटेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 900। ठीक है, 900 हो गया, और 900 का स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास में 30 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है बड़ी संख्या, तो 30 × 2, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, मतलब बड़ी संख्या 60 है और छोटी संख्या कितनी है 30 है। ये 30 है, ये 60 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। देखिए एक नंबर दिया गया है आपके पास में, इसमें स्टार मार्क किया गया है एक नंबर को। यहाँ पे पूछा है कि ये पूरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल है, तो ये स्टार क्या है। देखिए संख्या क्या है आपके पास में 4 5 1 स्टार, उसके बाद में 603। अब इसको जो है 9 से मैं भाग करूँ तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो स्टार पे कौन सी संख्या है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल से किया जाता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो नंबर है उनका डिजिट का सम करते जाइए, और इसका जो है अगर ये 9 का मल्टीपल आ जाते हैं तो वो 9 से डिविजिबल होगा। और एक ये भी कर सकते हैं, या तो पहले आप क्या कीजिए कि टोटल को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे 5 + 4 9 हो गया, 9 + 1 10, 10 + 6 क्या हो गया 16, और 16 और 3 आपके पास में कितना हो गया 19 हो गया। अब देखिए 19 तो आ गया। अब 9 का जो डिविजिबल है 9 × 3 = 18, एक तो होता है 18, 18 से अगला जो डिविजल आता है वो कितना आता है 27।
तो 18 19 दिया गया है, 19 को 27 बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे +8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 8 है यहाँ पे मैं रख दूं तो बस ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9 9 के जो है पेयर बना के इसको हटाते जाइए। देखिए 4 + 5 9, इसको बस मत गिनिए, काउंट मत कीजिए। 6 + 3 9, इसको काउंट मत कीजिए। 1 बचा है, 1 को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपके पास में डी ऑप्शन। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल 9 का समझ में आया होगा। कोई भी संख्या जो 9 से डिविजिबल होगी उनके डिजिट का सम करके 9 हटाते जाइए, और अगर लास्ट में कोई संख्या बचती है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाती है या 0 हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास में वो 9 से डिविजिबल होगा। अब देखिए नेक्स्ट अगला सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगता है। क्वेश्चंस इससे भी आते हैं तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना है। देखिए क्या बोला गया है कि 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी है आपके पास में, ठीक है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और वो क्या करती है, एक टनल यानी कि सुरंग में प्रवेश करती है, और उसका जो है लेंथ है वो भी कितना है, वो 1 किलोमीटर है। तो जब तक वह बाहर निकलेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये सुरंग में बना रहा हूँ यहाँ पे, इस सुरंग से अगर ये रेलगाड़ी निकलेगी, जैसे ये रेलगाड़ी है यहाँ पे, यहाँ से इसने स्टार्ट किया एंटर करना, और जब ये यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगी पूरा, ये इसका जो पीछे का पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा, तब जाकर के ये पूरा निकल पाएगा। तो देखिए जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगी तो यहाँ से इस टनल की लंबाई भी 1 किलोमीटर है, और यहाँ से इससे आगे ये रेलगाड़ी भी 1 किलोमीटर लंबी खुद है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो इसको ट्रेवल करना पड़ेगा वो तो 2 किलोमीटर होगा, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दोनों किलोमीटर में यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा, हमें टाइम ही पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1/30 आवर। अब ये तो आवर में है, हमें चाहिए टाइम मिनट में, ऑप्शन देख लीजिए। तो 1/30 इसको मिनट में बदलने के लिए मैंने 60 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 मिनट का टाइम आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड में पूछता तो हम इसको जो है और 60 से गुणा कर लेते, और 1/30 अगर आवर में दे देता ऑप्शन तो यहाँ पे सीधा आंसर आ ही जाता। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी खंबे को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है तब वह उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है जितनी उसकी खुद की लेंथ होती है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि पुल हो गया या टनल हो गया, इनको अगर वो ट्रेवल करती है तो वो उनकी लेंथ भी उसमें ऐड हो जाती है, जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है उनको पार करने में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखते ही आप बना लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन अगर आपको हो गया तो फिर आप कभी नहीं बना पाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें जो है कुछ स्पेशल चीज़ें की गई हैं जो आपको पता नहीं है, और यहाँ पे आपको इसको बताना है। देखिए 2 स्टार 4 स्टार 6, इसको जो है 642 लिखा जाता है, यहाँ स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 375 इसको जो है 573 लिखा जाता है, तो 157 को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ इक्वेटिक इक्वेशन मत बनाने लग जाना, स्टार की जगह पे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करना। यहाँ पे आप देखिए कि 2 4 6, यहाँ पे यही नंबर यहाँ पे लिखे गए, इनको एक सीरीज में लिखा गया है। देखिए क्या लिखा है, 2 स्टार 4 स्टार 6, इसको लिखा गया 642, मतलब जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर आ रहा है। तो ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे इसको भी चेक कर लीजिए, 375 फर्स्ट नंबर 3 है, इसके भी लास्ट में आ रहा है 3, तो यहाँ पे देखिए 157 है, इसका भी लास्ट ऑप्शन आना चाहिए 1, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो यहीं पे आंसर मुझे मिल गया। बाकी आप पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर जो है 75 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 4 है आपके पास में, ये 4 बीच में आ रहा है, ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 5 बीच में है तो बीच में 5 आ गया, स्टार्टिंग में 7 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 751, और ये इसका डी ऑप्शन है। आई होप आपने भी इसे प्राप्त कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपके पास में यहाँ पे अच्छा सवाल दिया गया है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन फिगर दिया गया है, एक आंसर फिगर दिया गया। क्वेश्चन फिगर में जो है इसको पेपर को एक फोल्ड किया हुआ आकृति दिखाया गया है, यहाँ से फोल्ड किया पहले, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया, फिर एक इतना सा कोना बना दिया। ये पूरा पेपर जो था ये इतना पूरा कंप्लीट पेपर था A4 साइज का। अब इसको जो है इसका 1/4 कर दिया, इसको 2 बार मोड़ करके, और यहाँ पे क्या किया इसने जो है होल कर दिया, यहाँ पे ये 5 होल इन्होंने बना दिए, और उसके बाद में इसको खोल दिया पूरे को। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे होल हो जाएंगे ऐसा देखिए, जब देखिए यहाँ पे इसको होल करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो अगली आकृति यहाँ पे खुलेगी, और सेम क्या होगा कि इसके जस्ट सामने एक तो होल हो जाएगा, 2 होल ऊपर थे ऐसे कैसे हो जाएंगे, 2 होल नीचे हो जाएंगे। अब जब आप इसे यहाँ से खोलेंगे यहाँ से, तो ये ऊपर भी सेम ऐसा ही आकृति बनाएगा। देखिए नीचे क्या है, 1 2 3 4 होल है, तो ऊपर भी बस 4 होल होंगे, 1 2 3 और 4 इस तरह से, और बीच में देखिए आपके पास में 2 होल यहाँ पे है तो 2 होल यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह की आकृति बनेगी। अब देखिए सभी ऑप्शन में अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इसमें भी 4 से ज्यादा है, इसमें भी 4 है, लेकिन इस तरह के नहीं है, बीच में जो है 2 होल नहीं आएंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखिए 2 होल ऊपर है, ये साइडों में है दोनों, और 2 होल नीचे है, ठीक है। और उसके बाद में ये बाकी का मिड का तो देखना ही नहीं है आपको, बन जाएगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें भी देखिए कुछ क्वेश्चन फिगर है और इसमें एक आंसर फिगर है। इसमें क्या किया गया है कि एक कुछ भी आकृति ले ली, जैसे यहाँ पे एक आकृति दी गई है, इसको जो है बोला गया है कि ये किस में छुपी हुई है।
ठीक है, इसमें देखिए तो सारी आकृतियाँ मैंने देखी। जैसे बी आकृति देखिए, ए आकृति से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस तरह की कोई आकृति यहाँ पे आपके पास में दी गई है, क्या ये आकृति जो यहाँ पे दी गई है इसमें बन पाएगी? तो इसमें आप ढूंढ लेना, कहीं पे नहीं बनेगी, इसमें भी नहीं बनेगी, और डी ऑप्शन में तो बन ही नहीं सकती क्योंकि ऐसी आकृति इसमें है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा है आपके पास में वैसे तो ऑटोमेटिकली सी आंसर, आप इसमें ढूंढ सकते हैं। इस तरह से इस आकृतियों को आप बना करके भी फाइंड कर सकते हैं। और ये देखिए उसके बाद में इसमें जो आकृति ये बन रही है, ये यहाँ पे बन रही है आपके पास में इस तरह से, और ये 3D के अंदर है। देखिए ये आकृति थोड़ी सी ये जो ये बनाई गई है, ये यहाँ पे आपके पास में पूरा नहीं दिखेगा, तो इस तरह से यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, इसको आप चेक करने की कोशिश करना, ये यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन वो आपके जीके के होने वाले हैं, इसमें से कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 आपके पास में क्या दिया गया कि टेलीविजन का जो है आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो है आप स्टैटिक जीके है, सिंपली आपको याद ही रखना है कि ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, JL बियर्ड। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। स्टैटिक जीके है, सीधा याद रखना है। ठीक है, तो अगला जो समय है भारत का जो मानक समय है, ठीक है, मीन टाइम जो है इंडिया का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST उसे बोलते हैं, उसका जो देशांतर है वो किस जगह से गुजरता है? तो 82.5 डिग्री है, एक तो ये याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री। ठीक है, ईस्ट से गुजरती है, एक ही चीज़ ये भी ध्यान रखना है। और जो शहर इसमें आता है वो आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है समझ लीजिए, जैसे बीच से होके ही गुजरती है, ये आपका जो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर की यानी कि ह्यूमन बॉडी की जो है लार्जेस्ट ग्लैंड जो है आपके पास में, ग्रंथि है, वो कौन सी है? तो पेनक्रियाज है, पीयूष है, या यकृत यानी कि लीवर है? सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत, इसका जो है सही आंसर है। ये आपके पास में 2018 का है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, लेकिन ये 18 का नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 18 का, ये भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए प्रायद्वीप पे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीप पे भारत की पूछा गया है। ठीक है, तो आगे मैं ऑप्शन भी आपको बताता हूँ, अब फिर उसमें फाइंड करना। तो 4 ऑप्शन है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कावेरी। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप पे भारत कौन सा है? ये वाला। ठीक है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके तीनों तरफ से पानी हो, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। ठीक है, और महाद्वीप जिसके चारों तरफ पानी हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो सवाल है आपके पास में कि नर्मदा नदी का जो है अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। नर्मदा नदी जो है इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो मध्य प्रदेश में होता है। अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है, किधर बहती है, इसका मैक्सिमम पार्ट वो किस हिस्से में बहती है, तो ये भी सबका आपको पता होगा। इतना लेवल भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश का आंसर है। इसके बाद देखिए दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में पूछा जा सकता है। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। देखिए बाहर निकाल रहे हैं आप, दूध से क्रीम बाहर निकाल रहे हैं, तो अपकेंद्रीय यहाँ पे बल होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए ऑप्शन। उसके बाद में है कि उष्मा का सर्वाधिक कुचालक है। ठीक है, आपके पास में ऊन है, नायलॉन है, कपास है, रेशम है। तो सबसे ज्यादा कुचालक मतलब बिल्कुल भी उसमें जो है उष्मा सुचारित रूप से नहीं होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक कुचालक है उष्मा का, ये धारा का मत समझ लेना। उष्मा का मतलब जैसे आप कपड़े को जलाएंगे ना, तो सबसे पहले कौन सा कपड़ा चलेगा? जलेगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना, मतलब लास्ट में जलेगा। तो ऊन यानी कि आपके सूती कपड़े होते हैं, ऊन से बनते हैं, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वो सबसे कम जलते हैं। लेकिन रेशमी कपड़े आपने सुने होंगे कि अगर आंच के पास में भी लेके जाते हैं तो तुरंत से आंच पकड़ लेते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर जो ऊन से कपड़े बने हैं, ऊन से आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे आग लग जाती है, किसी भी चीज़ को हमें ढकना होता है तो कंबल से ढकते हैं, ताकि वो आंच जो है उसमें जो आग लगी हुई है वो बुझ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ऊन इसमें जो है सर्वाधिक कुचालक रहेगा। ठीक है, उनके कपड़े भी आपने पहने होंगे सर्दियों के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, हमारे शरीर की जो हीट है वो बाहर निकलती है, उसको जो है रुद्धोष्म प्रक्रम वो प्रोवाइड करवा देता है और वो बाहर निकलने से रोकता है, इसीलिए जो है वो उष्मा का कुचालक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आंसर इसका हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक तो करेंगे, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और गाइज अगर आप बुक बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे अवेलेबल है। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में आप, और टेलीग्राम के साथ जरूर बने रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून विद माय स्टडी दोस्त।